IS2 इन्वेंट्री, जिसको आप स्टॉक भी बोलते हैं। ओके, ये स्टैंडर्ड क्या बताता है? मैंने आप स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये तो पता है ना IAS का मतलब क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, और वो पता है IS1 कौन सा स्टैंडर्ड? IS1 कौन सा जो हमने पढ़ लिया, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो हमने उस पूरे स्टैंडर्ड में से थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा है, क्योंकि जितना कि हमारे सिलेबस में था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं IS2 इन्वेंट्री स्टॉक। ये स्टैंडर्ड क्या बताएगा, या असल में ये जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है ये हमारे लिए नहीं लिखा हुआ, हमारे लिए नहीं है ये स्टैंडर्ड। ये किसके लिए है? जो ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं उनके लिए। वो जब इन्वेंट्री का ऑडिट कर रहे होंगे, अगर उन्हें कोई मसला आएगा, वो फौरन स्टैंडर्ड उठाएंगे, उसमें से IS2 निकालेंगे और वो अपने मसले को ढूंढेंगे कि अगर ये सिचुएशन आए इन्वेंट्री के साथ तो हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, स्टैंडर्ड ने क्या बताया है। ये ऑडिटर के लिए स्टैंडर्ड होते हैं। और हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने भी फ्यूचर में यही काम करना है, इसलिए। जी हाँ, बुक से ही देख लेंगे, लेकिन बुक में लिखा क्या हुआ ये भी तो पता होना चाहिए, देखना कैसे है ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें बताया क्या जाएगा, इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी बातें, इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी बातें। कौन कौन सी बातें? इन्वेंट्री खरीदोगे तो कैसे एंट्री पास करनी, बेचोगे तो उसका क्या करोगे, अगर इन्वेंट्री विदड्रॉ करोगे पर्सनल यूज के लिए तो क्या करोगे, इन्वेंट्री रास्ते में आते आते खराब होगी, किसी भी वजह से एक्सीडेंट हुआ क्या करोगे, इन्वेंट्री बड़ी बड़ी खराब होगी तो क्या करोगे, इन्वेंट्री को आग लगी तो क्या करोगे, इन्वेंट्री आउट ऑफ फैशन होगी तो क्या करोगे। मतलब ये सारी बातें हमें इस स्टैंडर्ड में मिल जाएगी। ठीक होगी बात। अब सबसे पहले तो इन्वेंट्री के बारे में तो आपको पता ही है कि इन्वेंट्री के कहते किसे हैं, स्टॉक को, और क्लोजिंग स्टॉक को। किसको कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को। अब सबसे पहले तो इन्वेंट्री की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इन्वेंट्री बेसिकली दो टाइप की होती है, दो तरह से, मेन तो एक ही है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इन्वेंट्री क्या है कि इट इज अ करंट एसेट, इट इज अ करंट एसेट। पहली बात ये करंट एसेट होता है इन्वेंट्री। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या इन्वेंट्री एज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन्वेंट्री एज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का? जिसका बिजनेस सेल परचेज करना है, यानी खरीदना बेचना है, जिसको बिजनेस ने खरीदना और बेचना है, उसे कहते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब एक दूध दही वाला है, उसका काम दूध दही बेचना है, तो वो जो दूध दही है उसकी इन्वेंट्री है। आपको पता है बैंक की इन्वेंट्री क्या है? कैश, क्योंकि वो डिपॉजिट करता है और लोगों को पे करता है। ये मतलब करेंसी लेना देना उसका काम है, उसकी इन्वेंट्री कैश है। एक प्रॉपर्टी डीलर है, पता है उसकी इन्वेंट्री क्या है? लैंड और बिल्डिंग, क्योंकि वो लैंड और बिल्डिंग खरीदता है और बेचता है। एक कपड़े वाले का बिजनेस, इन्वेंट्री क्या है? कपड़े को खरीदो फरोख्त। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि वो बिजनेस जो वो अपनी रूटीन में कर रहा है, जो उसकी रूटीन का काम ना हो, उसकी सेल परचेज करे, वो इन्वेंट्री नहीं कराएगा, उसको हम इन्वेंट्री नहीं बोलेंगे। ठीक होगी बात। अब ये तो बात आगे, फिर इन्वेंट्री फर्दर दो तरह से देखी जाती है। एक वो बंदा जो रिटेलर है, वो इन्वेंट्री को किस तरह से देखेगा, और एक वो बंदा जो मैन्युफैक्चरर है, वो इन्वेंट्री को किस नजर से देखेगा। रिटेलर की अकाउंटिंग हमें चैप्टर नंबर 7 में ज्यादा मिलेगी, और मैन्युफैक्चरर की अकाउंटिंग हमें चैप्टर नंबर 8 में ज्यादा मिलेगी, हमारे हिसाब से, हमारी बुक के हिसाब से। रिटेलर की अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 7, और मैन्युफैक्चरर की अकाउंटिंग
रिटेलर अपनी इन्वेंट्री को किस तरह से मानता है, क्या समझता है? वो कहता है वो चीज जिसको उसने बेचने के लिए खरीदा है वो खरीदेगा, विदाउट एनी मेजर मॉडिफिकेशन सेल करेगा, उसे रिटेलर बोला जाता है। वो खरीदे और उसी हालत में बेच दे, माइनर मॉडिफिकेशन करने की इजाजत है, यानी ऊपर प्राइस टैग लगा देना, ऊपर अपने नाम का वो स्टिकर लगा देना, बट उसकी मेजर मॉडिफिकेशन। और मैन्युफैक्चरर क्या होता है, जिस हालत में इन्वेंट्री खरीदता है किसी और हालत में बेचता है। जैसे एक शुगर फैक्ट्री है, वो गन्ना खरीदेगी और चीनी बेचेगी, क्या दोनों एक जैसी शक्लें? नहीं। या एक फर्नीचर का मैन्युफैक्चरर है, वो लकड़ी खरीदेगा, बेड बनाकर बेचेगा, कोई अलमारी बनाकर बेचेगा, तो दोनों की शक्ल चेंज होगी, मेजर मॉडिफिकेशन है। और रिटेलर क्या कहता है, सपोज दैट आपने ये पेन खरीदा और यहां पर लिख दिया अपना नाम और बेच दिया, तो ये आपने उसी हालत में बेचा, इसमें कोई मेजर मॉडिफिकेशन नहीं आई। तो जो रिटेलर होता है वो अपनी इन्वेंट्री सोल्ड विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन, ये रिटेलर की डेफिनेशन है। इसकी इन्वेंट्री क्या है, वो जो बेचने के लिए चीज खरीदता है ना, वो उसकी इन्वेंट्री है। ये रिटेलर की डेफिनेशन है। इसकी इन्वेंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री परचेज्ड फॉर सेल पर्पस। तो इसकी इन्वेंट्री क्या होगी, जिसको उसने बेचने के लिए खरीदा वो उसकी इन्वेंट्री होगी। ये जो ऊपर डेफिनेशन है ना, इन्वेंट्री सोल्ड विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन, ये रिटेलर की बात है। मैन्युफैक्चरर कौन सा होगा फिर, इन्वेंट्री सोल्ड आफ्टर मेजर मॉडिफिकेशन। इन्वेंट्री सोल्ड आफ्टर मेजर मॉडिफिकेशन। इस मैन्युफैक्चरर की नजर में इन्वेंट्री फिर क्या है, मैन्युफैक्चरर की नजर में इन्वेंट्री तीन तरह से होती है। नंबर 1, रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री, मतलब साल का एंड हो गया, उसके पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। रॉ मटेरियल मतलब उसके ऊपर अभी कोई प्रोसेस इस्तेमाल नहीं किया आपने। तो अगर ऑडिटर ऑडिट करने आया, उसने कहा जी मुझे इन्वेंट्री देखनी है, तो वो रॉ मटेरियल भी सारा देखेगा जितना पड़ा हुआ है। जो इन प्रोसेस में है, मतलब ना रॉ मटेरियल है ना फाइनल प्रोडक्ट है, वो भी देखेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होके पड़ी हुई है वो भी देखेगा। वो इन सब को प्लस करेगा और कहेगा ये इसका स्टॉक है। तो जो मैन्युफैक्चरर का स्टॉक होता है ना, वो रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोसेस होता है, फिर फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। मतलब फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं इसको, फिनिश्ड गुड्स या ओके की बात, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये भी तो सेल पर्पस, बिल्कुल सेल पर्पस के लिए। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है इसका भी। इसने खरीदना है रॉ मटेरियल, फिर उसके ऊपर प्रोसेस लगाना है, चीज तैयार करनी है, फिर बेच देना। अगर अपने लिए बना रहा है ना, तो ये नॉन करंट एसेट होगा। मतलब कोई चीज वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है अपने लिए, तो वो तो उसका एसेट है तो ये भी एसेट, लेकिन इन्वेंट्री एसेट है। ठीक होगी बात। तो जहां तक क्लियर है, पहले इन्वेंट्री क्या होता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो चीज हम काम कर रहे हैं वो हमारी इन्वेंट्री है। और रिटेलर कौन होता है, जो इन्वेंट्री खरीदता है विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन बेच देता है। मैन्युफैक्चरर क्या होता है, जो मॉडिफाई करके बेचता है। जो रिटेलर है उसकी इन्वेंट्री क्या है, वो जो पड़ी हुई है जिसको उसने खरीद के रखा हुआ है बेचने के लिए। और जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए तीन तरह की, उसका रॉ मटेरियल भी उसकी इन्वेंट्री, उसका वर्क इन प्रोसेस भी इन्वेंट्री, और फिनिश्ड गुड्स भी इन्वेंट्री। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं।
मेजरमेंट बेस भी से कहते हैं, या मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री भी कहते हैं। मेजरमेंट बेस या मेजरमेंट इन्वेंट्री, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अकाउंटिंग के अंदर जब भी किसी चीज की मेजरमेंट की बात हो ना, तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कौन सी लिखनी है बुक्स के अंदर। लिखना है ना, स्टॉक आगे वैल्यू भी तो लिखनी है, स्टॉक लिखकर आगे वैल्यू भी तो लिखनी है। कौन सी वैल्यू लिखनी है, कौन सी? अब मैन्युफैक्चरर की अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ रिटेलर की बात करूंगा। वो कहता है कि मेजरमेंट बेस, कहता है भाई साहब दो तरह की मेजरमेंट बेस होती है, आप कौन सी पूछ रहे हैं? दो तरह से कौन सी? वो कहते हैं कि जब पहली दफा खरीदा था तब इनिशियल या ओरिजिनल मेजरमेंट, इनिशियल या ओरिजिनल मेजरमेंट, फिर सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। लोगों को तो पता ही सब्सीक्वेंट मेजरमेंट क्या है, इनिशियल का तो किसी को पता ही नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि हर एक को पता होता है इनिशियल मेजरमेंट का, लेकिन ऐसा है नहीं। इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट करोगे ना, वो परचेज टू कैश तो करोगे, आगे कुछ वैल्यू नहीं लिखोगे। वो जो वैल्यू लिखनी है वो भी स्टैंडर्ड बताता है। कहता है पहली बात, जिस दिन आपने खरीदी और अपने स्टॉक के अंदर ऐड कर दी, तो उसको उसकी कॉस्ट पे लिख दो। किस पे लिख दो? कॉस्ट पे। इनिशियली एट कॉस्ट, इनिशियली किस पे मेजर करना है? एट कॉस्ट। अब कॉस्ट की फिर एक नई कहानी, हमने कहा जी चलो ठीक है, मैंने खरीदा है इसको 5 लाख का, लिख दो 5 लाख का? हाँ जी लिख दो। फिर बाद में पता चला हमने 5 लाख का एसेट कराची से खरीदा था, उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी हमें पड़ी है, हमें कोई टैक्स भी, टूल प्लाजा के ऊपर टैक्स भी देने पड़े हैं। हमारा 5 लाख एसेट के ऊपर 1 लाख तो खर्चा यहां तक लाते लाते लग गया, तो क्या मैं 5 लाख लिखूं? तो स्टैंडर्ड कहता है नहीं, 6 लाख लिखो। स्टैंडर्ड कहता है किसी भी इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन या सेलेबल लोकेशन तक लाने के जितने खर्चे हैं उसमें ऐड करके लिखो उसकी कॉस्ट में। तो उसकी कॉस्ट सिर्फ खरीदने वाली वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसके लाने का खर्चा, उसके ऊपर दिए गए टैक्सेस, उसको यहां पर प्रेजेंट लोकेशन पर लाने, प्रेजेंट लोकेशन मतलब जो आपका आउटलेट है, जो आपका स्टोर है, वहां तक प्रेजेंट करने से पहले पहले जितने खर्चे होते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। कुछ खर्चे मैं आपको बता देता हूं। वो कहते हैं एक तो हो गया ना, कॉस्ट कैसे फाइंड हो सकती है रिटेलर की, मैन्युफैक्चरर की तो बहुत बड़ी कॉस्ट है, रिटेलर की कहता है एक तो परचेज प्राइस, जितने का उसने खरीदा उसमें से माइनस कर देना ट्रेड डिस्काउंट। मतलब अगर सवाल के अंदर कहता है ना कोई ट्रेड डिस्काउंट है, वो निकाल देना, फिर कैश डिस्काउंट भी माइनस कर देना। ये पहले नहीं माइनस होता था, अब होता है। ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस कर देना, मतलब जो आपको रियायत मिली है वो निकाल दो, फिर प्लस कर दो ट्रैवलिंग कॉस्ट। आपको पता है ट्रैवलिंग कॉस्ट के नाम क्या क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज इन, फ्रैट इन, ये सारे ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है। कहता है कोई भी गिवन है वो भी ऐड कर दो। फिर कहता है इसमें प्लस कर दो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। हम कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा ये नॉन रिफंडेबल है? वो कहता है कि अगर वो बता दे कि ये नॉन रिफंडेबल है तो फिर प्लस ना करो, सॉरी बता दे कि ये रिफंडेबल है तो प्लस ना करो, अगर साइलेंट है या नॉन रिफंडेबल लिख दे तो फिर ऐड कर दो। इसका एक और नाम है अनएडजस्टेबल टैक्सेस, अनएडजस्टेबल टैक्सेस। एक तो जितने का खरीदा
माइनस जितना डिस्काउंट मिल गया, प्लस जितनी ट्रैवलिंग कॉस्ट आई, प्लस जितने टैक्सेस पे किए। टैक्सेस का नाम आते हैं सारे, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, अप्राय ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये सारे टैक्सेस के नाम है। जिसके साथ ड्यूटी लिखा हो वो भी टैक्स होता है। उसके बाद प्लस का देते हैं अगर कोई एलसी चार्जेस हो, प्लस का देते हैं अगर कोई एलसी चार्जेस कभी जिंदगी में गिवन हो। इसको बोलते क्या, इसका पूरा नाम है लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके ऊपर मेरे ख्याल में डिस्कशन हो चुकी है पहले हमारी, एलसी चार्जेस के ऊपर जी। एलसी चार्जेस बाहर, जब हम बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं ना, तो वहां पर हमें एक एलसी अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है बैंकिंग, वहां पर वो जो इदारे होते हैं, और वो इदारे करते क्या है कि हमारे पैसे लेकर डॉलर में कन्वर्ट करके वो आगे पेमेंट करते हैं। ये जो वो हमें सर्विसेज देते हैं ना, उसके कुछ पैसे हमसे लेते हैं, उसे हम बोलते हैं एलसी चार्जेस। वो भी उस चीज की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं अगर बाहर से मंगवा रहे हो तो। एक और चीज ऐड करते हैं, बस इसको फिर फिनिश करते हैं, वो है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन, ये सारी वैल्यू प्लस करके लिखनी होती है, तब कॉस्ट निकलती है। इनिशियली एट कॉस्ट, अगर सिंपल परचेज प्राइस बताइए ओके, अगर ये सब कुछ बताया हुआ है तो सब कुछ प्लस करके बता। लेकिन ये बात याद रखें कि वो उसके लिए कंपलसरी हूं, मतलब प्रेजेंट लोकेशन पर लाने के लिए जो खर्चे जरूरी हैं वो ऐड करने हैं। कुछ खर्चे जरूरी नहीं होते, सवाल के अंदर दिए होते हैं, वो हम इग्नोर करते हैं, या उसके ट्रीटमेंट और है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो कोई कीमत बताता है तो हम उसके बैच बूस्ट करके कीमत कम करवा लेते हैं। कैश डिस्काउंट होता है अर्ली पेमेंट करते वक्त, वो कहता है जल्दी पैसे दे दो या अभी पैसे दे दो तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट तो और होता है, वो पेमेंट के अलावा, एक होता है ना अर्ली पेमेंट के अलावा कोई भी डिस्काउंट मिले वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, चाहे बल्क डिस्काउंट हो। बल्क डिस्काउंट तो पता है ना, ये कल मैंने लेक्चर भी शेयर किया था, लेक्चर नंबर 2 बेसिक लेक्चर भी मैंने शेयर करने शुरू किए हैं, तो वो भी आप लेना शुरू कर दें अगर आपको ये बातें भूल गई हैं तो, ठीक है। चलिए यहां तक ओके है, कॉस्ट का पता चल गया। और ये है क्या, जो ये आपने जो ये है हमारा इनिशियल या ओरिजिनल मेजरमेंट। इनिशियल या ओरिजिनल मतलब क्या है, जब खरीदा तब स्टॉक किस वैल्यू पे लिखा। फिर सब्सीक्वेंट का मतलब क्या है, सब्सीक्वेंट बाद में। सब्सीक्वेंट आपने खरीदा था जनवरी के अंदर, अब है दिसंबर, तो ये इनिशियल हुआ या सब्सीक्वेंट हुआ, सब्सीक्वेंट। वो स्टॉक हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है, बिका नहीं है, अब उसको किस वैल्यू पे लिखें। जब खरीदा था तब तो लिखा था कॉस्ट पे, अब उसी वैल्यू पे रहने दें या वो इसकी वैल्यू चेंज करने की स्टैंडर्ड इजाजत देता है। पहली बात कहता है उसी वैल्यू पे लिखो। किस वैल्यू पे लिखो, वो जाहिर सी बात है जितने का खरीदा उसी पे लिखा रहने दो। लेकिन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर उस एसेट, वो एसेट खराब हो गया है तो अब तो उसकी वो वैल्यू है ही नहीं, तो एसेट्स ओवरस्टेट तो करने ही नहीं। वो क्या कहता है कि ठीक है आपने खरीदा था 5 लाख का, ओके 5 लाख पे रखो, अगर वो अच्छी हालत में है इसी हालत में बिक जाएगा। लेकिन अगर वो खराब हो गया 8-9 महीनों में या उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है तो तब बाहर आपने लिखा हुआ है 5 लाख का, मार्केट में उसको 4 लाख भी नहीं देता। तो कहता है अगर आपने 5 लाख का लिखा हुआ है, मार्केट में उसकी वैल्यू कम है, तो आपने एसेट ओवरस्टेट किया हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एसेट्स कैन नेवर बी ओवरस्टेटेड। उस एसेट को सेव करने के लिए खर्चा हो रहा है इतने ड्यूरेशन में, जी तो क्या उसे भी ऐड करें? नहीं, वो जो आप लोगों ने स्टोर करने पे खर्चा हो रहा है ना, स्टोरेज कॉस्ट ऐड नहीं करते। एक और स्टोरेज कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की स्टोरेज कॉस्ट ऐड करते हैं, लेकिन जो चीज तैयार हो गई है ना, आपने उसको स्टोर किया हुआ है, वो अदर एक्सपेंस में लिखना है, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं। ये बाद में भी पढ़ाऊंगा, आज मेरा टारगेट सिर्फ एक चीज सिखाना है, फिर कल इस पर मजीद हमने काम करना है। तो कल इसका ना पहला फेज का लास्ट लेक्चर होगा। इसके टोटल 4-5 फेज है इन्वेंट्री के, एक फेज पहले हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ वो कॉस्ट बताई जो ऐड करनी है,
कल मैं वो कॉस्ट बताऊंगा जो ऐड नहीं करनी, ठीक है जी। मैं वही बताने लगा। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट हम कब करते हैं, किस पे करेंगे, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट पे आ जाए। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कहते हैं, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, और ये इंपॉर्टेंट है, कहता है IS2 हमें कहता है इन्वेंट्री मेजर्ड at lower of cost and NRV। इन्वेंट्री मेजर्ड कहता है सब्सीक्वेंटली, सब्सीक्वेंट का मतलब क्या है, बाद में, अब वैल्यू कम होती है ज्यादा होती है सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। NRV स्टैंड फॉर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। लो जी, अगर आपके एसेट की वैल्यू, इन्वेंट्री की वैल्यू कम होती है तो कर दो, ज्यादा होती है तो ना करो, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ओवर स्टेट करने से मना करता है, अंडर स्टेट करने देता है। अगर आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू मार्केट में कम होगी है तो कम कर दो, नुकसान हुआ है ना, कम कर दो। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई है तो फिर कॉस्ट पे रहने दो। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV क्या होता है, NRV होता है सेल करके कितने पैसे मिलेंगे, रियलाइज कितने होंगे, बेच के कितने पैसे मिलेंगे, और बेचने पे कोई खर्चा हो जाए उसको भी नेट कर लो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है ना। तो पहली बात वो कहता है कि इन्वेंट्री को मेजर करना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। मैं NRV की डेफिनेशन बाद में करवाता हूं, पहले एक सवाल आपको करवाता हूं कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली अभी मतलब क्या समझो कि NRV का मतलब है कि ये हमारा स्टॉक बिकेगा कितने का, जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना स्टॉक, वो बिकेगा कितने का। सिचुएशन नंबर 1, हमारे पास एक स्टॉक है जिसकी कॉस्ट है 500 और उसकी NRV है 600, और आप अपनी SOFP के अंदर लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, एक स्टॉक जो आपके पास पड़ा हुआ है 500 का, लेकिन वो बिककर कितने पैसे दे सकता है, 600। अब स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ, बिका नहीं है, बिक सकता है 600 का, बिक सकता है। तो आपने जब SOFP बनाना है तो वहां क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। तो बताओ 500 से लिखोगे 600 से, लोअर ऑफ NRV एंड कॉस्ट, तो 500 से। फिर दूसरी सिचुएशन, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, कॉस्ट है 800, NRV है 700। हमने अपना क्लोजिंग स्टॉक एक तो कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करना है, और दूसरा एक कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस करना, दूसरा कहां लिखना होता है, करंट एसेट के अंदर। बताओ 800 से लिखोगे या 700 से, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। स्टैंडर्ड कहता है कि जो स्टॉक बिकता ही 700 का है तो 800 को क्यों लिखा हुआ है, ये तो ज्यादा लिखा हुआ है आपने। अगर आपने कम लिखा हुआ है ना तो सवाब है, ज्यादा लिखा हुआ है तो गुनाह है जी। जितने का वो तो बाद की बात है ना, दैट इज एक्सपेक्टेड, वो बाद की बात है, कितने का बिकना है कितने का नहीं बिका, आज का एस्टिमेट जब आप लोग वो ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितने का लिखेंगे, हाँ ये 700 से ज्यादा का भी बिक सकता है, इससे भी कम का भी बिक सकता है, वो तो बाद में जब बिकेगा उसके हिसाब से देख लेंगे, ठीक होगी बात। तो फिर हम NRV पे पढ़ेंगे, NRV क्या होता है वो तो बता दो दिया, फिर भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। पहले मुझे ये बताओ NRV फाइंड किसकी करेंगे, जो स्टॉक हमारे पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है या जो बिक गया है, अनसोल्ड का। जो बिक गया वो तो हमारा स्टॉक है ही नहीं, तो इसलिए जो इसकी सेल प्राइस देखी जाती है ना, जो अनसोल्ड स्टॉक होता है ना, वो फ्यूचर सेलिंग प्राइस देखी जाती है, क्योंकि उसने बिकना कब होता है, फ्यूचर में। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लें, NRV इट इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर selling price, it is future expected selling price less any selling expenses,
सेलिंग एक्सपेंसेस को सेलिंग कॉस्ट भी कहते हैं, या एनी अदर एक्सपेंसेस incurred to bringing them या bring them into saleable condition. It is expected future selling price less any selling expense. मतलब एनआरवी है ना, एन से क्या बोला था, नेट करना है, जितने का बिकेगा माइनस जितना बेचने पे खर्च आएगा, तब होगा नेट रियलाइज हुए। जैसे सपोज दैट आप अपना मोबाइल बेचते हो, आपने मोबाइल बेच दिया 50,000 का, और वो मोबाइल आपका ना एक एजेंट ने बिकवाया, किसी डीलर ने बिकवाया, उसने कहा जी 5,000 मुझे दो। 50,000 का मोबाइल आपने बेचा, 5,000 उसने एजेंट ने ले लिया, तो एनआरवी 45,000, क्योंकि आपने बेचा 50,000 का, लेकिन नेट रियलाइज कितना हुआ आपको, 45,000। अब यहां पर इट इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर सेलिंग प्राइस, के फ्यूचर में वो कितने का बिक सकता है, लेस अगर कोई खर्चा करते हो या कोई और खर्चा करते हो कि वो सेलेबल कंडीशन में आ जाए। एग्जांपल देने लगा मैं, आपके पास एक सेल फोन है और आपका सेल फोन का ही बिजनेस है, उसकी कॉस्ट है 50,000, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 70,000 है, बट आफ्टर रिपेयर एंड अदर सेलिंग एक्सपेंस ₹10,000 and ₹15,000 respectively. जी मेरे भाई, आपके सेल फोन की कॉस्ट कितनी है, 50,000, वो कितने का बिक जाएगा, 70,000, मतलब खरीदा था 50 का, बिक जाएगा 70,000 का, लेकिन 70,000 का ऐसे नहीं बिकेगा, वो कहते हैं आफ्टर रिपेयर, डैमेज हो गया उसको आपको रिपेयर करवाना पड़ गया, 10,000 लग गया, और भी सेल करते वक्त कोई खर्चे हो गए, मतलब कोई ट्रैवलिंग खर्चा आ गया, कोई कैरेज आउट जिसे कहते हो, वो 15,000 आ गया, मतलब 70,000 का बिक जाएगा आफ्टर 25,000 रुपीज कॉस्ट लगाने के बाद। अब जब आप लिखोगे ना, यहां पर इस सवाल करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखा जाती है, कॉस्ट, फिर लिखी जाती है एनआरवी, और फिर लिखा जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक किस पे लिखा जाता है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो कॉस्ट तो 50,000 है, एनआरवी 70,000 नहीं है, एनआरवी तो सेल प्राइस है, से अगर इसके खर्चे ना होते तो यही एनआरवी होती, अगर इसके और खर्चे ना दिए होते तो यही आपकी एनआरवी होती, लेकिन अब तो खर्चे हैं, तो 70,000 में से 10,000 और 15,000 निकाल देंगे तो एनआरवी कितनी आ गई, 40, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो हम लिखेंगे वो किस वैल्यू पे लिखेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो वो कितनी है, 45। आप अपना स्टॉक 45,000 पे लिखो, गॉट इट। अगला सवाल फिर मार्केट से, देखो कोई भी चीज आपने बेचनी है तो मार्केट में उसकी कीमत क्या है, वहां से पता चलता है। हाँ जी, नेक्स्ट अगली बात अगर हम देखें तो एक और सवाल मैं लिखता हूं कि ये मेरे पास एक कुछ यूनिट्स पड़े हुए हैं, ए, बी और सी, इसकी जो कॉस्ट है वो 300 है, इसकी 500 है और इसकी 200 है। इसकी जो सेल्स हो सकती है, ये फ्यूचर सेलिंग प्राइस, ए जो है वो 500 का बिक सकता है, बी जो है वो 800 का बिक सकता है, और सी जो है वो 300 का बिक सकता है। और इसकी सेलिंग कॉस्ट, इसकी जो सेलिंग कॉस्ट है वो 50 रुपए है, इसकी जो सेलिंग कॉस्ट है वो 200 है, और इसकी जो सेलिंग कॉस्ट है वो 120 है।
ठीक है, वो कहता है मुझे ए बी सी का स्टॉक बताओ जिसको मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट के अंदर लिखना है। ये मेरे पास 3 तरह के स्टॉक पड़े हुए हैं, एक ए पड़ा हुआ है, एक बी, एक सी। सबसे पहले हम सब की एनआरवी फाइंड करेंगे। एनआरवी किसके बराबर होती है? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो जिस फॉर्मेट में गिवन हो वही होते हैं। तो क्या करेंगे, 500 में से 50 माइनस करते हैं, तो कितना आ गया 450। फिर 800 में से 200 माइनस कर देंगे 600, 300 में से 120 माइनस कर देंगे, और यहां पर अब हम बनाएंगे सबका अलग अलग क्लोजिंग स्टॉक। किसको कंपेयर करना है? एनआरवी और, तो किस पे लिखना है? इन दोनों में से जो लोअर है। ए को किस पे लिखें? 300 पे। बी को किस पे लिखें? 500 पे। सी को किस पे लिखें? 180 पे। ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। पेपर में अगर पूछता है ना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ, तो ये हो जाएगा 980। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो। ओके होगी बात? अभी ये बेसिक सवाल करवा रहा हूं। जब भी आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हो ना, और इस तरह वो कह दे डैमेज है या इस तरह का कोई मसला है, तो आपने हमेशा ये काम करना, हमेशा। ओके होगी बात? उसके बाद एक और सवाल इसका, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अच्छा, एनआरवी को कंपैरिजन ना इन टोटल नहीं करते होते, याद रखें, इन टोटल नहीं करते, हमेशा सेपरेट करते हैं सब। हाँ, एक जैसे यूनिट है, एक जैसी सेलिंग प्राइस है, तो इकट्ठा कर दो। सेलिंग प्राइस चेंज तो कंपैरिजन सेपरेटली। जैसे सवाल एक करते हैं, वो कहता है कि एक बंदा है, उसके पास ना कोई 10,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, कॉस्ट है ₹5 पर यूनिट, एंड एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड सेल हो गया या भी सेल होना है? ₹8 पर यूनिट। 10,000 यूनिट पड़े हुए हैं जनाब, उसकी कॉस्ट ₹5 पर यूनिट है, और वो एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड 8। ये नॉर्मल काम है। कहता है यूनिट्स, बल्कि लिख ले 2000 यूनिट्स इंक्लूड इन अबव यूनिट्स are damaged and expected to be sold ₹6 per unit after repair ₹2 per unit। सवाल पहले लिखो, फिर समझो, फिर इसको करते हैं। पहले लिख लो जी। देखा गया सवाल? अब हमने बताना है, ये हमारे पास ना यूनिट्स बिके नहीं है, पड़े हुए हैं। 10,000 यूनिट पड़ा हुआ हमारे पास, जिसमें से 2,000 जो यूनिट है ना वो खराब हो गया। अब वो ₹8 का नहीं बिकेगा। कितने का बिक रहा है? ₹6 का। और ₹6 का भी तब बिकेगा जब उसको रिपेयर करवाएंगे, और रिपेयर करने का ₹2 खर्चा आ रहा है एक यूनिट का। अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ये जो 10,000 यूनिट है ना, इसमें 8 और 2 अलग अलग करते हैं, क्योंकि दोनों की कीमत चेंज होगी, सेल प्राइस चेंज होगी, दोनों की सेल प्राइस चेंज हो गई। यहां पर हम लिख लेते हैं यूनिट्स, 8,000 अलग, 2,000 अलग।
कॉस्ट पर यूनिट, वो तो 5 रुपए ही है ना कॉस्ट पर यूनिट, तो क्योंकि चाहे वो खराब हो गया है बिकेगा कम कीमत पे, लेकिन हम जब हमने खरीदा था तब तो ये गुड यूनिट थे ना। अब सेल प्राइस 8,000 यूनिट किस कीमत पे बिकेगा? 8 रुपए पे। और 2,000 यूनिट किसकी कीमत पे बिकेगा? 6 रुपए का। फिर कोई सेलिंग एक्सपेंस, इसका कोई सेल एक्सपेंस गिवन है? नहीं। इसका 2 रुपए। एनआरवी पर यूनिट, इसकी एनआरवी कितनी हुई? 8। इसकी एनआरवी कितनी हुई? 4। और एनआरवी ये कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस एनआरवी होता है। और हमने लिखना है अपना क्लोजिंग स्टॉक लोअर ऑफ कॉस्ट। मुझे बताओ जो 8,000 यूनिट है वो 5 रुपए के हिसाब से लिखोगे या 8 रुपए के हिसाब से? 5 के हिसाब से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 40,000। तो 8,000 यूनिट है, एक यूनिट की कीमत 5 रुपए है। फिर ये किस पे लिखोगे? 5 रुपए पे या 4 रुपए पे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड 4 मतलब 8,000। 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखें और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक नजर आएगा किधर जाकर? भला स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर भी और कॉस्ट ऑफ सेल से ये माइनस भी। बात समझ लगी? अब पता चल गया कि क्लोजिंग स्टॉक को अब एनआरवी का मतलब क्या? पहले नेट रिलायजेबल वैल्यू, और हमने अपना स्टॉक किस पे रखना है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे। और अगर आप अपना ये सवाल देखें जो आपका लास्ट क्वेश्चन एक रहता है, इसके अंदर ना 2 कॉन्सेप्ट है और एक कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया और एक कॉन्सेप्ट स्टिल रहता है। कल मैं टाइम तो वही पुराना है 12:30 बजे, तो लेट ना आइएगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैंने इसकी परसेंटेज मैं पहले भी सिखा दिया, एक दफा फिर सिखानी है ताकि ना आपको वो परसेंटेज एक दफा दोबारा रिवाइज हो जाए। एक तो जो मैंने अभी पढ़ाया है आपने ये करना है, और एक ये सवाल करने की नाकाम कोशिश करनी है। आपसे सवाल नहीं होगा ये, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। लास्ट क्वेश्चन जो इसका रहता है, देखिएगा जरा, कहता है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग। यहां पर देखिएगा जरा, मैं थोड़ा और ऊंचा कर देता ताकि आपको वाजे नजर आए जी। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री है 74,100,000। ठीक हो गया? इन्वेंट्री इंक्लूड inventory goods costing 240,000 which were damaged in the warehouse। ये 7400 के अंदर 240 की वो कॉस्ट है, वो स्टॉक है जो डैमेज हो गया। These can be sold for ₹250,000 after incurring 16,000। कहता है ये स्टॉक कितने का बिकेगा? 250 का, लेकिन 16,000 उसके ऊपर पहले खर्चा आएगा। पहली बात, हमने तो क्लोजिंग स्टॉक लिखना है ना, हमने 240 को अलग कर देंगे, ऊपर लिखते थे कॉस्ट, 240 को अलग कर देंगे। 7400 में से 240 माइनस करो, कितना बनता है? 7160। 7400 माइनस 240, और 7400 में से 240 माइनस करो, 7166। ये हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 7400 का, इसमें 240 वाला डैमेज हुआ पड़ा है और 7460 वाला गुड है। अब एनआरवी, अब इसकी 240 वाले की एनआरवी क्या है? 250 का बिकेगा 16 खर्चा होने के बाद, तो 250 और 16 का डिफरेंस लेंगे तो एनआरवी आ जाएगा। तो कितनी आ गई एनआरवी? 234। और ये जो गुड स्टॉक होता है इसकी एनआरवी हमेशा ज्यादा होती है। गुड स्टॉक जो होता है उसकी एनआरवी, क्योंकि वो तो डैमेज ही नहीं हुआ, वो तो असल कीमत पे बिकेगा। हमने अब, मुझे बताओ ये जो स्टॉक है ये 240 पे लेंगे 234 पे लेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जब आप लिखोगे ना अपने एसओसीआई और एसओएफपी के अंदर, वो
7400 से नहीं लिखोगे, बल्कि 7160 प्लस 234 से लिखोगे। बात समझ लगी? जब क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस भी करना है और उधर भी लिखना है, वो क्या लिखेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो हम कहेंगे इसको क्यों नहीं किया, इसके बारे में ये नहीं बताया कि वो डैमेज हुआ है, तो इसकी कॉस्ट ही लोअर है। तो टोटल कितना आ जाएगा? 7394। एक इसका और तरीका, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट, सारी कॉस्ट कितनी है? 7400। इसके अंदर एक स्टॉक ऐसा है जिसकी कॉस्ट 240 है, उसकी एनआरवी 234 है, तो बताओ वो 240 से होना चाहिए या 234 से होना चाहिए? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, तो कैसे होगा? 230। लेकिन वो कितनी से अमाउंट पहले शामिल है? 240 से, मतलब उसकी कॉस्ट उसके अंदर शामिल है। होना क्या चाहिए उसके अंदर? एनआरवी होना चाहिए। तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया? 6 से ज्यादा लिखा हुआ है, 6 माइनस कर दो तो फिर भी क्या बनेगा? 73, मतलब 234 पे होना चाहिए था, 240 के अंदर इंक्लूड है, तो जितना ज्यादा इंक्लूड है वो निकाल दो। या जो मैंने आपको तरीका बताया है कि पहले डैमेज और गुड अलग अलग कर दो, फिर उसको लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी भी कर लो, जिस तरह से आपका दिल करता है। मतलब एक और आखिरी कोशिश, या मैं यहां पर लिख रहा हूं, कॉस्ट, एनआरवी, क्लोजिंग स्टॉक 240, 7160, 234, और ये तो जब हम इसको लिखते हैं कि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे, तो किस पे लिखेंगे? 234, और ये किस पे आएगा? 71, तो इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 73। तो जिस तरह से मर्जी कर ले, और ये चीज आपके पेपर में अगले जो सवाल होंगे ना उसमें बार बार आएगी, तो ये सवाल आप करने की कोशिश करना, तबीयत तो साफ हो जाएगी, मुझे यकीन है कि नहीं होना, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है। मेन आपने ना इन्वेंटरी का काम करना है। वो जो मैं कुछ आपको ना सवाल शेयर करता हूँ नमाज पढ़ने के बाद, ठीक है, तो वो सवाल आपने एनआरवी के करके आना है कल। और हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो गया, और जो फाइनल अकाउंट है ये खत्म नहीं करना, ये मैं आपको अभी बेसिक छोटे छोटे सवाल दूंगा, और जैसे ही आप लोग थोड़े मैच्योर हो जाओगे तो फिर इसके बड़े बड़े सवाल। ठीक है, ओके जी, इंशाल्लाह।